ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास इज सेम। तो आप चाहे एटॉमिक मास बोलोगे या ग्राम एटॉमिक मास बोलोगे, नंबर की जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी, बट देयर यूनिट्स आर नॉट, इनके यूनिट सेम नहीं होते, यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास या तो एएमयू में होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होता है। वेयर द फॉर्मर होता पहले वाला, वेयर द फॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एएमयू, द लैटर होता बाद वाला, द लैटर इज गिवन इन ग्राम्स एंड फॉर 1 मोल। लैटर ग्राम में होगा, जो ग्राम एटॉमिक मास है वो ग्राम में होगा, 1 मोल के लिए होगा। एटॉमिक मास एएमयू में होगा, 1 एटम के लिए होगा। अब जिस तरीके से हमने ये चीज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के लिए बोली है, यही चीज मॉलिक्यूलर मास के लिए भी वैलिड है। तो जैसे इसको फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली देख लेंगे। मॉलिक्यूलर मास को कैसे बताओगे? अभी इसको बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह बताओ। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल of a substance in terms of grams divided by 1/12 the mass of an atom of C12 in terms of grams। फिर नहीं बोलना तुम, ये तो बोलोगे भाई सर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो यहां पर मास ऑफ एन एटम क्यों लेते? अरे ना, वो बात एटम की नहीं है, बात यह है कि 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर मास भी ऐसे ही डिफाइन किया। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो 1 मोल का मास ग्राम में और 1 मॉलिक्यूल का मास एएमयू में, इसकी न्यूमरल वैल्यू जो नंबर की वैल्यू होगी वो फिर सेम होगी। तो H2SO4 का जो 1 मॉलिक्यूल है दैट इज 98 एएमयू, और H2SO4 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका मास 98 ग्राम। इसके 1 मोल मॉलिक्यूल पकड़ लो तो ना मास 98 ग्राम, और इसका 1 ही मॉलिक्यूल पकड़ लो तो मास 98 एएमयू। नंबर सेम रहेगा लेकिन यूनिट सेम नहीं रहेगी। अब ये जो हमने यहां पर रेफरेंस लिया है C12 का, सबसे बड़ी बात यह कि ये रेफरेंस क्यों था, ये क्यों लिया है? कार्बन 12 is taken to be the reference as दो कारण दे देना कि कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों लिया है। इट इज प्रेवलेंट इन ऑल लिविंग फॉर्म्स। एक तो ये हमारे लिविंग फॉर्म्स में सब में प्रेवलेंट होता है। अर्थ की क्रस्ट के नीचे भी कार्बन डिपॉजिट्स बहुत हैं, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी कार्बन डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं। उसके अलावा इट डज नॉट हैव मेनी स्टेबल आइसोटोप्स। C12 अपने आप में स्टेबलेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन है। वैसे कुछ हल्का फुल्का C13 और C14 भी है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, और C13 तो अनस्टेबल आइसोटोप है। तो इवेंचुअली कार्बन के अंदर बहुत सारा आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है नेचर में। नेचर में लगभग सारा कार्बन C12 के फॉर्म में ही है। C14 लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, लेकिन बहुत थोड़े कंटेंट में होता है। एज ए रिजल्ट जो डोमिनेंट आइसोटोप है कार्बन का, वो C12 आइसोटोप ही है। इसलिए कार्बन को रेफरेंस इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स में इसकी वेरिड डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं आती। ये C12 के फॉर्म में ही चलता है और C12 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा सारे लिविंग फॉर्म्स में ये प्रेवलेंट है। लिथोस्फीयर में भी बहुत है और हाइड्रोस्फीयर में भी बहुत है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक, सैंड। सी में बहुत चीजें हैं। सी में भी जितनी लिविंग स्पीशीज है, प्लांट्स है, सब कार्बन डिपॉजिट्स, कार्बन की फॉर्मेशन है। तो इसलिए हमने कार्बन को इसमें उठा लिया। इससे पहले ऑक्सीजन था रेफरेंस। जब हमने पहले रेफरेंस लिया था तो ऑक्सीजन रेफरेंस हुआ करता था।
उसको हटा दिया इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बहुत थे। O16 प्रेवलेंट आइसोटोप है, लेकिन O17 O18 भी नॉर्मल नेचर के अंदर ठीक ठाक अबंडेंस में मिलता है। और सबसे पहले जो रेफरेंस लिया था वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के अंदर जबकि आइसोटोपिक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाइड्रोजन की अबंडेंस ही प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में था ही नहीं, ना के बराबर था। इसके कंटेंट भी एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। ऑल्दो इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स, बट इट इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ। तो अर्थ पे हमारे रेफरेंस में हाइड्रोजन ओर फॉर्म में भी, एटमॉस्फेयर फॉर्म में भी मिलता ही नहीं था, बहुत ही कम था, जिस कारण से सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस से हटा दिया गया। ऑक्सीजन को डाला, आइसोटोपिक प्रॉब्लम की वजह से हमने ऑक्सीजन को भी फिर हटा दिया। फिर हमने कार्बन 12 को डाल दिया। ना तो इसमें कोई आइसोटोप की प्रॉब्लम थी, और ना ही इसके जो आइसोटोप्स थे वो रेडियो एक्टिव थे। सारे लिविंग फॉर्म्स के अंदर, ये चाहे सी के अंडर हो चाहे वो लैंड पे हो, कार्बन बहुत अच्छा प्रेवलेंस रखता है, बहुत इजीली अवेलेबल, इजीली प्रोक्योरेबल भी है। इसीलिए कार्बन को उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ने रेफरेंस स्टैंडर्ड में डाल दिया। ये जो डिस्कशन हमने की है, ये डिस्कशन सारी एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस और ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस को लेके की है। दिस लेक्चर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड आवर फर्दर स्टोरी इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर. Our discussions have ranged from atomic masses and molecular masses to different types of substances, how different types of substances behave, and particularly the behavior of gases, that is in Avogadro's hypothesis. मोल कॉन्सेप्ट के साथ, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली मोल की डेफिनेशन है, और मोल की डेफिनेशन किस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होती है उसके डिटेल्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपने बेसिक फंडामेंटल्स को जान लेना है। दैट एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस चाहे केमिकल हो या नॉन केमिकल हो, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का विल बी बाउंड टू कंटेन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इन इट। तो एज अ रिजल्ट जब हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मोल किस चीज का, 1 मोल फैंस हो, या 1 मोल काउस हो, या 1 मोल राइस ग्रेन्स हो, 1 मोल न्यूज़पेपर्स हो, या फिर 1 मोल हीलियम एटम्स हो। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। सो एज वी डिस्क्राइब हियर, 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेस contain 6.023 into 10 to the power 23 particles of that substance, which is Avogadro number. Per se, mole is given to be the SI unit for amount of a substance. तो amount of a substance के लिए उसे SI unit के फॉर्म में हम सिर्फ तभी कैटेगराइज कर सकते हैं अगर सारे substances इसकी क्लास में आ जाएं। तो एक मोल कुछ भी हो, एक मोल स्टोन्स हो, पत्थर हो, तो एक मोल स्टोन्स मीन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 स्टोन्स। अब इसकी क्वांटिफिकेशन के अंदर जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है उसको लेकर के कोई बाइफर्केशन नहीं है। आप चाहे 1 मोल डेस्क की बात कर लो, चाहे आप 1 मोल चॉक की बात कर लो, 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स will have 6.023 into 10 to the power 23 particles of that substance. So mole is given to be the SI unit for amount of a substance. Substances of any type are included in this type of definition. When we say it is SI unit for amount of a substance,
तो फिर वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर वो 1 मोल कुछ भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे राइस ग्रेन्स हो, वो भी सारे 6.023 into 10 to the power 23 particles of that substance. So what is important in mole is to know that 1 mole of all substances will contain 6.023 into 10 to the power 23 particles of that substance. So supposing, let us put forward question number 1 here. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप का है। 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ वेसल। हाउ मेनी अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर देयर इन इट? तो अमोनिया मॉलिक्यूल 2.5 मोल्स है। अब मुझे क्वांटिफिकेशन नंबर चाहिए कि उसमें अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सो हम लोग अपनी बेसिक डेफिनेशन से ही इस चीज को स्टार्ट करेंगे। 1 मोल ammonia molecules are equivalent to 6.023 into 10 to the power 23 molecules. This implies will be equal to 2.5 moles ammonia molecules will be equal to 2.5 multiplied by 6 into 10 to the power 23। यहां पे 6.023 को चाहें तो सिर्फ 6 नंबर लेकर के चल सकते हैं। अब 2.5 से उसको मल्टीप्लाई करने की जगह पर अगर आप चाहें तो 2.5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो कि 2.5 विल बी गिवन एज 5/2 multiplied by 6 into 10 to the power 23 and this will give you 15 into 10 to the power 23 which is equal to 1.5 into 10 to the power 24 molecules। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो बेसिक फंडामेंटल यहां पे पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विल कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 particles of that substance in it। एज अ रिजल्ट जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ मोल्स दिए होते हैं तो उन नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर निकाल लेते हैं। इसी की एप्लीकेशंस में यही मोल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल H2SO4। अब सपोजिंग मैं इसी को ही अपना टारगेट लेके चल लेता हूं। 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1 मोल H2SO4 will contain 6 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4 in it। तो 2 moles will contain 2 multiplied by 6 into 10 to the power 23 that is 12 into 10 to the power 23 molecules of H2SO4 in it। अब अगर मैं H2SO4 के इंटीग्रल पार्ट्स के बारे में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 1 मोल H2SO4 कंटेन्स, अब बताओ इसमें एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2।
तो एक मोल H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? हम बोलेंगे 2 मोल। दोबारा सुन लो, अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 में हाइड्रोजन के एटम पूछो तो कितने हैं, तो मोल को छोड़ो, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो तुम बोलोगे 2। तो अगर एक मोल H2SO4 में पूछूं तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, हम बोलेंगे 2 मोल। तो एज 1 मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, as a result 1 mole sulfuric acid will contain 2 mole hydrogen atoms. So 1 mole H2SO4 will contain 2 moles hydrogen atoms. 1 mole H2SO4 contains how many sulfurs? एक मॉलिक्यूल H2SO4 में सल्फर का एक ही एटम है, तो एक मोल H2SO4 के अंदर सल्फर के कितने एटम्स होंगे? एक मोल ही। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में बात करो, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 4। तो एक मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 4 मोल। अगर मैं इसी H2SO4 को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ दूं, दैट इज H प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से 2 मोल H प्लस आयंस निकले और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में से 1 मोल सल्फेट आयन निकले। तो हम यहां पे लिख देंगे one mole H2SO4 will produce 2 mole H plus ions and 1 mole sulfate ions. तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं H2SO4 के, तो H2SO4 के टोटल नंबर ऑफ मोल्स में उसको स्प्लिट करके आयंस में कन्वर्ट किया जाए, और जब हम ये पता लगा ले कि एक मॉलिक्यूल से मुझे कितने आयंस मिलते हैं, तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि एक मोल मॉलिक्यूल से मुझे कितने मोल आयंस मिलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 मुझे 2 H प्लस आयंस और 1 सल्फेट आयन दे रहा है, तो एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड मुझे 2 मोल H प्लस आयंस 1 मोल सल्फेट आयन देगा। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी सी होती है। अब इसी के अलावा हम इसी की एक छोटी सी एक्सटेंशन पे जा सकते हैं, और वो एक्सटेंशन ऐसी कि 1 मोल 1 सल्फेट आयन हैज 2 यूनिट चार्ज on it. So 1 mole sulfate ions have 2 mole negative charge on it. सल्फेट आयन SO4 2 माइनस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो हम जब ऐसे में पूछते हैं कि एक सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो हम बोलते हैं 2 यूनिट चार्ज है, क्योंकि ऊपर 2 नेगेटिव लिखा हुआ है। और अगर हम उसी चीज को पूछे कि एक मोल सल्फेट आयन पर कितने मोल चार्ज है, तो आप बोलोगे कि 2 मोल नेगेटिव चार्ज है। 2 मोल नेगेटिव चार्ज विच इज शोन ऑन द SO4 2 माइनस आयन ऑन सल्फेट आयन इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है उसको हाईलाइट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड में से ही जब आप आयंस बनाते हो, तो आयंस के ऊपर की टोटल क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज भी हो जाती है मोल के थ्रू ही, उसके नंबर ऑफ एटम्स की क्वांटिफिकेशन भी हो जाती है मोल के थ्रू ही, और H2SO4 के खुद इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी क्वांटिफिकेशन भी हो जाती है मोल के ही थ्रू। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली टेल्स यू हाउ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कैन बी यूटिलाइज्ड in different forms, in different bifurcations, how a substance can be split into moles, how it can be split into ions or radicals, and how it can be split into atoms. तो उसके खुद के मॉलिक्यूल कितने, उसके अंदर एटम कितने, उसके अंदर आयन कितने, और आयंस के ऊपर चार्ज कितना, बेसिक आइडिया मोल कॉन्सेप्ट का तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्वांटिफाई करने का ही है। हमें यह मालूम पड़ जाए कि जितना अमाउंट मैं एक एक्सपेरिमेंट में उठा रहा हूं, जितना अमाउंट मैं एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूं, उसके अंदर मैंने टोटल चार्ज कितना लिया, उसके अंदर टोटल एटम्स कितने लिए,
उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स कितने लिए, उसकी जो बेसिक जो बाइफिकेशंस हैं उसके लिए मुझे उसकी क्वांटिफिकेशन की जरूरत है। तो मोल कॉन्सेप्ट यहां पर आके हमारी हेल्प करता है। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर सब्सटेंसेस को पिकअप करते हैं तो हमको यह मालूम पड़ता है कि इतने मॉलिक्यूल्स, जब इतने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो जितने आपने लिए वो कितने से रिएक्ट करेंगे। तो हम वो चीज किसी न्यूमेरिकल फॉर्मेट के थ्रू, किसी न्यूमेरिकल के थ्रू उसको क्वांटिफाई करके निकाल लेते। जैसे कि अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन पिकअप करते हैं। जब हमको ये चीज का बेसिक आइडिया लग गया तो अब एक क्वेश्चन पिकअप करके देखते हैं। तो अभी इसी जो एप्लीकेशन हमने अभी उसमें इस टाइप के H2SO4 वाले क्वेश्चन में देखी, हम उसी तरह की एप्लीकेशन एक बार फिर से उठा के देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल quantify the total amount of charge which is present on say 3.5 moles of phosphatine और PO4 3- रेडिकल जो है उसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्वांटिफाई करके देखते हैं। और देखो उस चार्ज को एक्सप्रेस करने का भी अपना एक तरीका है। उस चार्ज को सिर्फ डायरेक्टली मोल्स के फॉर्म में ही नहीं, मोल्स के आगे फिर हम उस चार्ज को उस चार्ज की यूनिट्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। इसको एक बार यहां पर नजर मार के देख लो। 1 मोल PO4 3- phosphatines will have 3 मोल चार्ज। तो 1 मोल फॉस्फेटाइन के ऊपर 3 मोल चार्ज है। अब वो 3 मोल चार्ज मतलब क्या, ये जो ऊपर 3 नेगेटिव लिखा हुआ है ये एक्चुअली तो यूनिट चार्जेस है। तो यूनिट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 3 बार, तो 3 गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो 3 नेगेटिव चार्ज को 1 मोल phosphatines PO4 3- will have a total of 3 mole charge. Now this implies 3.5 mole phosphatines will have 3.5 multiplied by 3 मोल चार्ज। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये जो हमारे पास आंसर आया ये आंसर वैलिडेट नहीं होता। वैलिडेशन मतलब मोल के फॉर्म में चार्ज को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, लेकिन चार्ज को चार्ज की यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिटेल्स देखेंगे। वन इलेक्ट्रॉन has charge equal to 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का होता है। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 1 mole electrons? It will be 1.6 into 10 to the power -19 coulomb multiplied by 1 mole, that is 6.023 into 10 to the power 23. तो 1.6 into 10 to the power -19 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये जो नंबर है टोटल चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, दिस विल बी 96,500 कूलम्स पर मोल। पर मोल इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के आता है 96,500 कूलम पर मोल। वो 96,500
कूलम पर मोल, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे चार्ज. दिस इज कॉल्ड रेफर्ड टू एज 1 फैराडे चार्ज. तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 1 फैराडे चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर 1 फैराडे चार्ज है, तो हमारे यहां पे टोटल चार्ज कितना था? 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मोल चार्ज. तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 will be 10.5 mole negative charge, or this will be written in the form of 10.5 Faradays. तो जब हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज निकालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चार्ज निकालने के पश्चात उस चार्ज को मोल के फॉर्म में नहीं बल्कि चार्ज की यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सूटेबल होता है. यह गलत नहीं है कि आप उसको मोल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक चार्ज की यूनिट है तो चार्ज की क्वांटिटी फिर चार्ज की यूनिट में एक्सप्रेस होनी चाहिए. आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मेडिकल एंट्रेंस के किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई डिटेल आए और उसमें चारों चॉइसेस जो हैं वो फैराडे में दी हो, तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज को मोल्स में निकालने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोल में निकाल के आपको अल्टीमेटली उसको फैराडे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. उसको कन्वर्ट करोगे तो ही वो अपनी चॉइसेस के साथ मैच करेगा, वरना नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट मोल्स के थ्रू पहले टोटल मोल्स ऑफ चार्ज निकाल लो और फिर इतना याद रखो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 फैराडे चार्ज होता है. तो जितने भी मोल इलेक्ट्रॉन्स, जितने मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तुमने निकाला है वो कितने फैराडे होगा, उसको फिर 10.5 फैराडे जैसे इसमें आ रहा है उसको लिख करके मेंशन कर दिया. यहां पर क्या होता है कि मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल शुरुआत करता है मोल से और घूम के किसी ऐसी क्वांटिटी पे आ जाता है जिस क्वांटिटी को उसकी यूनिट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है. इसमें एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकता है, यह पॉसिबिलिटी है. एज अ रिजल्ट ये जो हमारी पूरी डिस्कशन हुई है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस डिस्कशन से हम लोग को कुछ बेसिक मोल्स का आइडिया लग गया. इसको एक रिएक्शन सीक्वेंस में डाल के देखते हैं. रिएक्शन सीक्वेंस में डाल के देखें तो हमको थोड़ी इनसाइट बेटर मिलती है. जैसे लुक एट अ क्वेश्चन, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस is reacted with excess of oxygen in a colloidal platinum catalyst. चिंता मत करो, how many moles of water will form. चिंता वाली कोई बात नहीं है. ये जो कॉर्डल प्लैटिनम कैटलिस्ट डाला है वो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट होता है, लेकिन इस कैटलिस्ट का हमारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है. चिंता मत करो. सबसे पहले हम हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ लिख के वाटर की फॉर्मेशन करेंगे. ये जो रिएक्शन है ये कोलॉइडल प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. अब हाइड्रोजन के ग्राम कितने लिए हम इसके अंदर, हमने 2 ग्राम. ऑक्सीजन क्या है सर, वो तो एक्सेस में है. तो एक्सेस में है तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा. रिएक्शन के अंदर जितना सरप्लस ऑक्सीजन आपको चाहिए, जितनी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, उतनी ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है. नाउ 2 ग्राम ऑफ hydrogen gas is equivalent to 2 divided by molecular mass of hydrogen, that is 1 mole of hydrogen gas. तो जरूरी बात है कि यहां पे ये जो 2 ग्राम्स है ये बेसिकली 1 मोल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है. तो H2 प्लस half O2 gives you H2O. This is 1 mole hydrogen gas. Oxygen gas is present in excess. So as a result, once oxygen reacts with hydrogen gas, तो इससे कितने मोल पानी के बनेंगे? 1 mole water, and that will be your answer. Apart from that, अगर mass of water फॉर्म निकालना है, then 1 multiplied by 18, that is 18 gram of water will be formed.
कुछ नहीं है। जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन में अगर तो कोई सब्सटेंस एक्सेस में है फिर तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो दूसरे सब्सटेंस को लेकर के अपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, सिंपल सा। अब इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इसको देखो, सपोजिंग वी से दैट आउट ऑफ 2.5 मोल CO2 पढ़ के देखो, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। टफ लगेगा तो मैं उसको सॉल्व आउट कर दूंगा आराम से। आउट ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड, देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर लेफ्ट। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन शुरुआत कर रहा है मोल से, फिर वो उसमें से निकाल रहा है ग्राम्स और पूछे तुमसे मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस चीज की जजमेंट करने के लिए है कि क्या आपको मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से ग्राम्स का इंटर कन्वर्जन आती है, पता है कि नहीं पता है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंटली एक एरिया से शुरू करेंगे, और उसके लिए जो पहले किया हुआ क्वेश्चन है मैं उसको मिटा देता हूं ताकि ये हमारे को कंफ्यूजन की तरह ऐड ना करे। अब इस क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली देखो। सो आउट ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वर लेफ्ट। तो सबसे पहले किसी एक पार्ट को लेकर के तो कैलकुलेशन करो ताकि सारे के सारे कॉमन यूनिट पे आ सके। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये 4.4 ग्राम है। मोल्स से मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन ज्यादा आसान है। एज अ रिजल्ट पहले 4.4 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। तो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट विल बी 4.4 डिवाइडेड बाय 44, दैट विल बी 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके आगे चल के देखो। सो आउट ऑफ 2.5 मोल CO2 ये देखो, आउट ऑफ 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड। यहां पर तो हमने निकाल के ही देखा कि 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हटाई है। तो 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के मेरे पास थे, उसमें से मैंने 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया। तो पहले तो ये निकालोगे लेफ्ट आउट कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, क्योंकि लेफ्ट आउट में ही मॉलिक्यूल्स निकालने। तो 2.5 माइनस 0.1 विल गिव यू 2.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, 1 मोल of all substances have 6.023 into 10 to the power 23 molecules. This implies टू 2.4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या, एक मोल में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 2.4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 into 10 to the power 23 molecules, that will be equal to 14.4 into 10 to the power 23 और 1.44 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि हमको बेसिकली न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है,
जब आपको अलग अलग यूनिट्स के फॉर्म में क्वेश्चन डिस्क्राइब करके दिया जाता है तो आप उसको पहले किसी कॉमन यूनिट में लेके आओ। जैसे मुझे अंदर से ही ये मालूम है कि मोल से मॉलिक्यूल कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। सर ने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही इस चीज से किया था। सर ने शुरुआत ही इस चीज से की थी कि एक मोल सारे सब्सटेंसेस का 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। शुरुआत इस चीज से हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास अब कई ग्राम या मिलीग्राम या कुछ भी है तो पहले मैं उसको मोल में कन्वर्ट करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं मोल से मॉलिक्यूल्स तक बड़े आराम से पहुंच जाऊंगा। मोल से मॉलिक्यूल आना आसान है, तो उसके अलावा अगर कोई और यूनिट हो जिसके अंदर वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड है तो उसको पहले एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लो, वहां से फिर मॉलिक्यूल्स निकालने का रास्ता निकाल लो। ये बहुत ईजी है। जैसे इसको हमने सबसे पहले जब अप्रोच किया तो यही किया कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इसको टारगेट किया, पहले उसको पहले मोल में कन्वर्ट किया ताकि सारी चीजें मोल में आ जाए, तो डिफरेंस भी मेरा आराम से निकल जाएगा और फिर मोल टू मॉलिक्यूल कन्वर्जन भी आराम से हो जाएगी। यही नॉर्मली होता है जब एक स्टूडेंट नॉर्मली टीचर से पूछे कि आपको कैसे पता चला कि यहां से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अप्रोच एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो यह समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल को हिट कहां पे करो जहां से उसकी अप्रोच स्टार्ट हो और अल्टीमेटली उसको आंसर तक ले जाए। तो इस चीज को समझने के लिए मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जरूरी बात है उतना वो बेटर होता चले जाएगा। तो ये मोल कॉन्सेप्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, इसके साथ ही हमारे लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए और इनको प्रॉपरली डील करने के लिए हम लोग को अभी भी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ छोटी मोटी चीजें सीखनी बाकी हैं। वो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रेंज लॉज हैव बीन फाउंड आउट इन अर्लियर डेज थ्रू एक्सपेरिमेंट, लाइक द ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। मोल कॉन्सेप्ट की ही जो कैटेगराइजेशन है उसमें कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंटल डिडक्शंस है जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़े काम आ जाते हैं। तो इसलिए इससे पहले कि मैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे जाऊं, मैं ऐसे एक दो लॉज को डिक्टेट कर दूं, इनको थोड़ा सा बता दूं ताकि और कंफर्ट रहे, कन्वीनियंस रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ is applicable only for metals. Dulong's and Petit's law एक तो सिर्फ मेटल्स में भी, वो भी अगर आप बहुत इंट्रिकेटली पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सारे मेटल्स के लिए नहीं होता। कुछ डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि ये लॉ फॉलो करते हैं। निश्चित रूप से जब हम आपको न्यूमेरिकल इसको लेकर के देंगे, इस लॉ को देके देंगे, तो वो किसी डी ब्लॉक मेटल को लेके ही पर्टेनिंग होगा। लेकिन किसी लिक्विड या गैस के लिए लगाने की गलती मत करना, ये सिर्फ मेटल्स के लिए वैलिड है। वो भी कुछ डी ब्लॉक मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनके लिए चलता है। So he says it is devised from experiment Dulong's and Petit's law suggests that approximate atomic mass multiplied by specific heat of a metal, एक मेटल का अंदाजन अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक मास होता है, दैट मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट, वेयर स्पेसिफिक हीट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इज रफली अंदाजे से अराउंड अबाउट नियर टू 6.4। ये कोई बहुत एथिकल वैल्यूज नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है कि ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, डी ब्लॉक मेटल्स के लिए, उनका जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास है और उनकी स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है वो लगभग कुछ 6.4 के आसपास आके बैठता है। जबकि वही स्पेसिफिक हीट की यूनिट जब चेंज कर दें तो जरूरी बात है वहां का नंबर भी चेंज हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास multiplied by specific heat in terms of joule per gram degree Celsius
इज राउंड अबाउट रफली इक्वल टू अराउंड 25 के आसपास होता है। ठीक है, हमें भी पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। तो ये अगर मान लो कैलोरीज में एक्सप्रेस्ड है तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 6.4 को कुछ 4.18 या 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर रफली एक्सपेरिमेंटल फिगर के अबाउट 25 के आसपास आता है। तो ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ भी आंखें बंद करके अप्लाई मत करना। जब तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें सबसे पहले देखना कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है। जो तो स्पेसिफिक हीट कैलोरी में ली हुई हो तो ऐसी सिचुएशन में 6.4 ले लेना, और जो तो स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में दी हो तो फिर इसके प्रोडक्ट को 25 के आसपास ले लेना। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ओनली फॉर मेटल्स, ये याद रहे कि सिर्फ मेटल्स के लिए, किसी की चीज के लिए भी मत लगा देना। गैसेज या लिक्विड्स के लिए लगाओगे तो ये लॉ वर्क नहीं करता, जबकि मैं तो इनफैक्ट तुमको इतना तक बता रहा हूं कि मेटल्स में भी ये सारे मेटल्स के लिए नहीं चलता। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इनर डी ब्लॉक मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इन सब के लिए हाँ, वो भी एग्जैक्ट 6.4 नहीं, लेकिन हाँ लगभग घुमा फिरा के 6.4 के आसपास बैठ जाता है। वो हम एक्सपेरिमेंट में और अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ का ही एक छोटा सा ब्रदर लॉ है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये भी सॉलिड्स के लिए ही वैलिड है, जैसे ड्यूलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ टिपिकली मेटल्स के लिए होता है, ये सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए वैलिड होता है। देखो वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में इन सब लॉस की डायरेक्ट एप्लीकेशन एकदम नहीं होती, लेकिन कई बार एक न्यूमेरिकल को थोड़ा सा घुमाने के लिए एग्जामिनर कुछ ऑल्टरनेटिव लॉस की सपोर्ट ले लेता है, जिन लॉस को अगर हमें नहीं पता होगा उनके चलते हम न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एज ए रिजल्ट मैं आपको सिर्फ पेरिफेरल क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिन क्वेश्चंस के चलते आपके न्यूमेरिकल के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो हमें ना पता हो, जिसकी वजह से हम आते हुए न्यूमेरिकल को छोड़ना पड़े। इसलिए ये लॉ को पढ़ लो, इस लॉ को पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल सेज दैट substances that have similar arrangement of atoms, same shape and size of crystals such that either can grow in saturated solutions of each other are called isomorphous crystals। एक बार इसको पढ़ के देख लो, है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा लॉ है। 2-3 एग्जाम्पल साथ में दे दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा समझ में आएगा। Substances that have similar arrangement of atoms, same shape and size of crystals। अब ये कई बार ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम्स का अरेंजमेंट, जिसमें एटम्स का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो सेम है। Substances that have similar arrangement of atoms, same shape and size of crystals such that either can grow in saturated solutions of each other are called isomorphous crystals। मैं ऐसे में काम करता हूं, मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल लेकर के इसको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बार देख लो, सपोजिंग अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स की शक्ल देख के ही समझ में आएगा कि आइसोमॉर्फियस है। आयरन के कितने एटम्स हैं? एक। तो जिंक का कितना है? एक। एक सल्फर, यहां पे भी एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, यहां पे भी 4 ऑक्सीजन, 7 वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे भी 7 वाटर मॉलिक्यूल। कई बार जब सब्सटेंस आप देखते हो, दोनों फॉर्मूले देखते हो, तो दोनों फॉर्मूले के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उनके क्रिस्टल्स का शेप और साइज हमको शक्ल देख करके तो नहीं पता चल सकता,
लेकिन जब आपको चॉइसेस मिलेंगी तो उन चॉइसेस में सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक ही चॉइस होगी, वो आइसोमॉर्फियस होती है। तो जैसे ये जो ग्रीन विट्रियोल और व्हाइट विट्रियोल है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये दोनों आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल्स हैं। तो उनके कहने का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है, सब्सटेंसेस दैट हैव सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इस साइड को मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हां, अब देखो, substances that have similar arrangement of atoms, same shape and size of crystals। अब ये तो पक्का है कि ये चीज का पता तो हमें एग्जाम में ऐसा तो नहीं चलेगा कि क्रिस्टल्स का सेम शेप और साइज था, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि एटम्स का अरेंजमेंट सिमिलर है, सच दैट आइदर कैन ग्रो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ईच अदर। सीडिंग कर सकते हैं, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर क्रिस्टल टांग दो तो क्रिस्टल ग्रो कर जाता है। इस फिनोमिनन को हम लोग सीडिंग बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है, सॉल्ट बनाना पड़ता है, तो सॉल्ट बनाने के लिए एक क्रिस्टल टांग दिया, तो उसी क्रिस्टल के आसपास सैचुरेटेड मदर लिकर के अंदर क्रिस्टल के आसपास ग्रोथ हो जाती है। अब इस लॉ के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर पेरेंट क्रिस्टल को अवेलेबल ना हो या पेरेंट क्रिस्टल आप ना टांगो, तो उसकी जगह पर उसका आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल भी अगर टांगो तो भी वो वैसे ही ग्रो करेगा जैसे पेरेंट क्रिस्टल ग्रो करता है। हम लोगों के लिए जो बेसिक हिंट है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, जब वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं कि कौन से क्रिस्टल्स आइसोमॉर्फियस हैं, तो उसके अंदर एटम्स के अरेंजमेंट देख लो। जहां पे एटम्स के अरेंजमेंट सिमिलर टाइप के होंगे वहां पे जरूरी बात है आपका क्रिस्टल आइसोमॉर्फियस टाइप का होगा। और कोई आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल देखना हो तो इसमें जैसे Na2SO4 है, Na2SeO4 है, सोडियम सल्फेट है और सोडियम सेलिनेट है, ये सेलेनियम है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम। तो जैसे सोडियम सल्फेट की जो एटॉमिक अरेंजमेंट है Na2, फिर एक S और 4 ऑक्सीजन, उसी तरह से 2 Na, एक सेलेनियम और 4 ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई करने में तो कोई मुश्किल नहीं है, जब आपके सामने कुछ आएगा तो उसमें देख करके कि एटम्स का अरेंजमेंट कहां पे सिमिलर है, आप आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल को जज कर सकते हो। उसके अलावा शेप और साइज को जज नहीं कर सकते, उसकी जजमेंट हम लिखती आसानी से नहीं कर सकते। लिटरेचर के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री किस तरह की होती है और क्रिस्टल की शेप और साइज कैसी होती है। बहरहाल मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये शेप और साइज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन सीडिंग इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी एक क्रिस्टल को ग्रो करा सकते हो, वो क्रिस्टल अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह पर उसका आइसोमॉर्फियस क्रिस्टल भी लिया जा सकता है। तो ये जो हम लोगों ने टोटल अभी 2-4 लॉस पढ़े हैं और जो मोल कॉन्सेप्ट के आगे की थोड़ी सी डिक्टेशन पढ़ी है, इससे क्या होता है कि अगर न्यूमेरिकल का बेस इनमें से किसी लॉ के ऊपर बेस्ड हो तो वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, और इजी होने से रिलेटिवली इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल। अब जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका न्यूमेरिकल हमेशा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम से ही पर्टेन करे। कभी कभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफर कर जाता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अप्रोच। तो ऐसे में मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर, जिन एग्जाम्पल से थोड़ा सा यही क्लियर हो जाएगा कि चलो बिल्कुल ट्रेडिशनल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन थोड़ा बहुत डिविएशंस भी शो कर सकता है। एक बार जैसे सपोजिंग वी सी, लेट अस लुक एट वन क्वेश्चन। सपोजिंग ऐसे कुछ पूछ लिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फेरासाइन टू फेरिकाइन इन द सल्फाइड Fe0.94S1। कोई कंपाउंड दे दिया, कोई सल्फाइड है, अब उन्होंने उसके अंदर आपसे फेरासाइन और फेरिकाइन का रेशियो पूछ लिया। वैसे थोड़ा वेग सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन इतना समझ लो कि जब वो इस सल्फाइड के अंदर आपसे फेरस टू फेरिक का रेशियो पूछ रहे हैं तो उनके कहने का मतलब यह है कि ये जो Fe0.94 यहां पे दिया है, इसमें फेरासाइन भी है और फेरिकाइन भी। So let us write Fe0.94 in terms of ferrocyan and ferrikine. So let
लेट द अमाउंट ऑफ फेरासाइन इन दिस पर्टिकुलर सल्फाइड। अब ये कोई अजीब सा सल्फाइड, ये है भी अजीब, आपको लग इसलिए रहा है क्योंकि इसमें फेरस और फेरिक दोनों है। बहरहाल अगर इनमें से कोई एक ही होता तो शायद वो ऐसा ना भी दिखता। तो उसने आपको बता भी दिया कि उसके अंदर रेशियो निकालना है फेरस और फेरिक का, तो ये भी तो थोड़ी कॉमन सेंस से समझ में ही आता है कि यही जो आयरन यहां पे मेंशन्ड है उस आयरन के अंदर फेरासाइन भी है और फेरिकाइन भी है। सो लेट द अमाउंट ऑफ फेरासाइन इन द सल्फाइड बी इक्वल टू एक्स। सो द अमाउंट ऑफ फेरिकाइन कितना होगा, ये 0.94 टोटल है तो 0.94 माइनस एक्स। अब Fe 0.94 S1 कैन बी रिटन देयरफॉर एज Fe प्लस 2 और यहां लिख दो कि ये x है, Fe प्लस 3 यहां पे लिख दो कि ये 0.94 माइनस एक्स है और S1। अब हमें पता है कि चाहे ये फेरस और फेरिक का मिक्सचर ही क्यों ना हो, चाहे इसके अंदर फेरस और फेरिकाइन दोनों ही प्रेजेंट क्यों ना हो, ये ओवरऑल जैसा भी कंपाउंड है, जो भी इनके अंदर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियोज है, ये ओवरऑल कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अगर ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑल टोटल चार्जेस इन अ न्यूट्रल कंपाउंड मस्ट बी 0। तो सारे चार्जेस का सम जो है वो 0 होना चाहिए। अब एक आयरन के ऊपर प्लस 2 चार्ज, तो x आयरन के ऊपर कितना चार्ज, बोलो 2x। एक आयरन के ऊपर प्लस 3 चार्ज, तो 0.94 माइनस x आयरन के ऊपर चार्ज कितना, 3 इंटू 0.94 माइनस x। और सल्फाइड है, यहां पे भी उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये एक सल्फाइड है। तो अगर सल्फाइड है तो सल्फर की वैलेंसी क्या होगी सल्फाइड्स के अंदर, -2। तो ये टोटल सम जो आएगा, ये टोटल सम शुड बी इक्वल टू 0 एज Fe 0.94 S1 is a neutral compound। क्यों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना, ये तो पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है। और हम ये तो वैसे अपनी यंगर केमिस्ट्री से जानते हैं कि न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो न्यूट्रल कंपाउंड को न्यूट्रल क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज डिपोजिशन नहीं है ना। तो इसका मतलब उसमें जो टोटल चार्जेस का सम आएगा वो टोटल चार्जेस का सम 0 आना चाहिए। तो अगर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2x प्लस 3 इंटू 0.94 कितना होएगा, (0.82) 2.82 माइनस 3x माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 0.82। इसका मतलब 0.94 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 0.12। अब ये जो है ये फेरासाइन है और ये जो यहां कैलकुलेट किया ये फेरिकाइन है। तो नाउ रेशियो ऑफ फेरासाइन टू फेरिकाइन (41:6) हो गया। तो अब करना देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई रेडॉक्स रिएक्शंस का क्वेश्चन है, लेकिन है मोल कॉन्सेप्ट का ही। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन का फंडामेंटल किसी बहुत बेसिक चीज पे बेस्ड हो सकता है, इतना फंडामेंटल कि एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर टोटल चार्जेस 0 होते हैं। अब ये देखो ये न्यूमेरिकल जो है ये किस चीज पे बेस्ड है कि इन अ न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ टोटल चार्जेस इज इक्वल टू 0। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो एक आयरन बना के उसमें मल्टीपल आयरन भर दिए, 2 वैलेंसी के आयरन डाल दिए और पूछ लिया कि भाई इनमें दोनों आयरन का रेशियो निकालो। हमको अप द बैक ऑफ आवर माइंड हमें यह तो रखना है कि चाहे एक आयरन में जो आयरन हाईलाइट किया है उस आयरन के अंदर फेरस भी हो, फेरिक भी हो, मान लो कोई दूसरा आयरन डिपॉजिट भी हो, ऐसी सिचुएशन में अगर वो पूरा का पूरा एक कंपाउंड है तो उस एक कंपाउंड के अंदर सम ऑफ ऑल टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू 0। और करना कुछ नहीं, एक लीनियर इक्वेशन बना लेनी कि सर एक आयरन के ऊपर चार्ज +2 तो x आयरन पे कितना 2x, और सर एक आयरन पे चार्ज +3 तो 0.94 माइनस x पे चार्ज कितना, सल्फर का चार्ज डाला, टोटल करके x की वैल्यू निकाल ली और अल्टीमेटली उसको फेरस टू फेरिक के रेशियो में दे दिया। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर यही न्यूमेरिकल्स की तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा नंबर हो, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तभी इस चैप्टर के अंदर किसी तरीके का कॉन्फिडेंस झलकेगा। वरना यही न्यूमेरिकल जो है हमने अगर बिल्कुल टिपिकल मोल मोल करते रहेंगे, न्यूमेरिकल डिविएट करेगा, कल की तारीख में उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करिए तो कोशिश यही करिए कि एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मत करिए, ज्यादा वैरायटी करो, ताकि अलग अलग क्वेश्चन में हमें यह समझ में आए कि अलग अलग पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें निकाली जा सकती है। अब
जैसे कि ये क्वेश्चन लिया, इसको लिख लिया, इसको अगर लिख लिया नहीं लिखा है तो इसको लिख लो 1 मिनट में, कोई चिंता नहीं। चलो अब इसके अलावा हम लोग एक और इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारी डिविएशन है। डिविएशन मतलब वो बिल्कुल टिपिकली मोल या मॉलिक्यूल या एटम पे बेस नहीं है, थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन है। जैसे क्वेश्चन देखो, ही सेज बोरॉन exists as 2 isotopes, B10.5 and B11.5. If the atomic mass of boron in the periodic table is given to be 10.81, what is the relative abundance ऑफ दी हेवियर आइसोटोप? अब ऐसे में जब रिलेटिव अबंडेंस देते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आ गया रिलेटिव अबंडेंस का, तो रिलेटिव अबंडेंस देने का हमारा डायरेक्ट मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उसको परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मान लो 1 मिनट के लिए हमने धरती में कोई खड्डा खोदा और उसके अंदर से बोरॉन का पाउडर निकाला। अब ये जो बोरॉन का पाउडर निकाला है इसमें B10 आइसोटोप भी है, B11 आइसोटोप भी है। ये याद रखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक मासेस डेसिमल्स में दिए होते हैं वो डेसिमल्स में इसलिए होते हैं क्योंकि डेसिमल उनके आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे क्लोरीन के लिए 35.5 दिया है। 35.5 मतलब वैसे क्या कि क्लोरीन Cl35 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, Cl36 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, Cl37 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन 36 और 37 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बहुत हाई नहीं है, इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास उनकी मास कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के राउंड अबाउट 35.5 के आसपास बिठाया गया। ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस लेकर के इंक्लूड किया गया। एज अ रिजल्ट अगर बोरॉन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में 10.81 है तो ऐसे न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करें? वो कहता है सपोजिंग हमने धरती में से खड्डा खोद के इतनी सारी बोरॉन की मिट्टी निकाली। अब ये मान लो कि ये जितनी मिट्टी मेरे हाथ में है ये सारी मिट्टी 100% बोरॉन है, इसके अंदर कोई कॉन्टामिनेशन नहीं है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। 100% बोरॉन है मेरे हाथ के बीच में, ये इतना सारी मिट्टी है और ये सारी 100% बोरॉन। लेट द अमाउंट ऑफ B10 आइसोटोप इस मिट्टी में बी इक्वल टू एक्स। तो ये तो 100% था। 100% क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100, और 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है? 1। तो मान लो 1 मिनट के लिए कि मेरे पास अमाउंट ऑफ B10 आइसोटोप उस मिट्टी के अंदर x है, तो अमाउंट ऑफ B11 आइसोटोप क्या हो जाएगा? 100% माइनस एक्स। तो 100% क्या हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 1 होता है। तो अगर ये x% था इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा? 100% माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स। तो अब इनकी मास कॉन्ट्रीब्यूशन लो। सो मास कॉन्ट्रीब्यूटेड by B10 isotope will be 10x and mass contributed by the B11 isotope will be 11 into 1 minus x। अब इन्हीं दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गई। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो सम है वो सम पीरियोडिक टेबल के अंदर रिफ्लेक्टेड एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं 10x प्लस 11 इंटू 1 माइनस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 10.81। तो अगर इसको सॉल्व आउट करो तो 10x प्लस 11 माइनस 11x मस्ट बी इक्वल टू 10.81। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
10x माइनस 11x मतलब x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 10.81. सो x विल कम आउट टू बी 0.19. तो अगर x की वैल्यू 0.19 है तो 1 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.81. अब हेवियर आइसोटोप और लाइटर आइसोटोप हमने कैसे अज्यूम किया था? x जो है वो लाइटर आइसोटोप है और 1 माइनस एक्स जो है वो हेवियर आइसोटोप है. तो इसका मतलब हेवियर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस 0.81 है. दैट इज 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 81%. इसका मतलब जो मिट्टी मैंने निकाली थी धरती से खड्डा खोद के, जो मैंने बोरॉन की मिट्टी इतनी सारी निकाली थी, वो मिट्टी अगर 100% मिट्टी है बोरॉन की तो उसमें 81% हेवियर आइसोटोप है और 19% लाइटर आइसोटोप है. यह तरीका है ऐसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का. खुद देखो ना, इसके अंदर कोई मोल या मॉलिक्यूल या एटम नहीं है. मोल्स के, मॉलिक्यूल्स के, एटम्स के क्वेश्चंस तो होते ही हैं, उसके अलावा डिविएटेड क्वेश्चंस भी होते हैं. वैरायटी बहुत सारी होती है, इसलिए ऐसी वैरायटी के अंदर ही अपने आप को थोड़ा ढालने की कोशिश करो. ट्राई टू डू मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर डिफरेंट. मोल कॉन्सेप्ट की जो बेसिक नर्व है वो यही है कि आपने कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए. एक क्वेश्चन को समझ लिया तो उसी तरह के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के करके दूसरी वैरायटी पिकअप करो, दूसरी वैरायटी चूज अप करो.